जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। ये बात है 1789 की, जब फ्रांस की पब्लिक बेस्टाइल फोर्ट की ओर भागी चली जा रही थी। आखिर क्या रीज़न था जो पब्लिक इतने गुस्से में थी? हम लोग शुरुआत से बात करेंगे और चलते हैं पास्ट में। उस वक्त लोगों का मानना था कि राजा को चुना गया है राजा बनने के लिए, और फ्रांस की सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्गी यानी पादरी, सेकेंड स्टेट में आते थे पॉलिटिशियन और थर्ड स्टेट में सारे फार्मर्स। और क्लर्गीस और नोबिलिटी अपने आप को समझते थे हम हैं गरीबों के मसीहा और हम तुम पर टैक्स लगाएंगे। और फिर ये लोग किसानों पर खूब टैक्स लगाते थे। किसानों से ये लोग धार्मिक टैक्स वसूलते थे जिसे टीथ कहा जाता था। ये 1/10 होता था। अगर कोई 100 रुपये कमाता था तो 10 रुपये इनको देना पड़ता था। और नोबिलिटी इन पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाती थी जिसे टेल कहा जाता था। 1600 में लोगों को एहसास हुआ और सोचना चालू किया एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें सबके लिए समान अधिकार हों, और इस टाइम को एज ऑफ इनलाइटमेंट कहा गया। इसमें कई सारे फिलोसफर का योगदान था, रीन भी उनमें से एक थे। उस वक्त बाइबल में लिखा हुआ था जो सन है वो अर्थ के चारों ओर घूमती है, और लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर मानते भी थे। उस वक्त अंधविश्वास बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तभी गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार कर लिया था, और फिर उसने अपने टेलीस्कोप से जुपिटर को देखना चालू किया, और फिर उसने लोगों को बताया पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। फिर इस बात पर धर्म के ठेकेदारों ने गैलीलियो को जेल में डाल दिया। उसके बावजूद कई सारे साइंटिस्ट उभर के आए हैं, न्यूटन भी उनमें से एक थे। देखा जाए तो उस वक्त पूरे यूरोप में 2 कॉलोनियल पावर थी, ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन ने आधी दुनिया पर कब्जा कर रखा था। दूसरी तरफ फ्रांस था जो गृह युद्ध से जूझ रहा था, जिसके कारण वो फ्रांस युद्ध हार गया। इसे 7 ईयर वॉर भी कहते हैं। इस युद्ध में हार के बाद फ्रांस और ज़्यादा बैंकरप्ट हो गया। फिर उसके बाद 1774 में लुईस 16 यानी कि लुईस आगस्ट दी बैरी वहाँ का किंग बना। वो ज़्यादा पावरफुल राजा नहीं था, उसमें बहुत सारी कमियां थी, लेकिन फिर भी वहाँ नेपोटिज्म के कारण राजा बन गया। और उनकी वाइफ मैरी एंटोनियट वो भी एक अलग लेवल की टिकटॉकर थी। उन्होंने अपने बालों में जहाज़ बनवा रखा था और खूब महंगी महंगी ड्रेस खरीदती थी और खूब सारे महंगे परफ्यूम्स लगाती थी, जिसके कारण उनका काफ़ी सारा पैसा वेस्ट होता था। फिर लुईस 16 ने टुरगोट को अपना फाइनेंस मिनिस्टर चुना, और टुरगोट भी नए नए किसान लॉस लाना चालू कर दिया। उसने एक ऐसा कानून बनाया जिसके कारण उसने गवर्नमेंट को साइड कर दिया। अब अनाज कोई भी होल्ड कर सकता था, जिसके कारण अनाज महीनों तक महंगा रहा। उसकी वजह से फ्रांस में काफ़ी अनाज की कमी हो गई, और उसका नतीजा ये रहा 1775 में दंगे होने लगे। इसे फ्लोर वार यानी कि आटे की भी लड़ाई कहते हैं। फिर टुरगोट ने कहा क्लर्गीस और नोबेल्टीज़ को भी टैक्स देने चाहिए। क्लर्गीस और नोबेल्टी भी टुरगोट से चिढ़ गए और फिर टुरगोट को बाहर निकाल दिया गया। सन 1776 में फ्रांस की मदद से अमेरिका एक इंडिपेंडेंट देश बन गया और अमेरिका ने अपना संविधान बना लिया। लुईस 14 ने पेरिस से 20 किलोमीटर दूर एक आलीशान महल बनवाया, और वो महल बहुत ही खूबसूरत था, जिसे प्रेजेंट टाइम पैलेस ऑफ वर्साइल के नाम से जाना जाता है। दिखने में जितना आलीशान था उतना ही ज़्यादा इसमें पैसा खर्च हुआ था। और दूसरी तरफ जनता का बुरा हाल था, खाने के लिए कुछ नहीं था। जनता परेशान होकर इधर से उधर भटक रही थी। तभी सारे फिलोसफर और पूरी जनता एक हो गई और राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और सारे लोग बेस्टाइल फोर्ट की ओर दौड़े चले गए। उन लोगों को लगता था अगर हम बेस्टाइल फोर्ट जाएंगे तो हमें बेस्टाइल फोर्ट के अंदर गन पाउडर और हथियार मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो लोग ताला तोड़कर बेस्टाइल फोर्ट के अंदर गए और उन्हें वहाँ सिर्फ 7 कैदी ही मिले और कोई भी गन पाउडर और वेपन नहीं मिला। जनता ने अपनी बात रखते हुए कहा
टोटल 3 वोट होते हैं, एक क्लर्की का, एक नोबिलिटी का और एक पीजेंट का। किसी भी कानून को बनाने के लिए 2 वोटों की आवश्यकता होती है। क्लर्की और नोबिलिटी हमेशा मिलकर एक कानून बना लेते हैं और पूरी जनता का एक वोट बेकार रह जाता है। जनता का एक वोट किसी काम नहीं रह जाता और जनता परेशान रह जाती है। उसके बाद जनता ने आवाज़ उठाई और राजा से कहा हम सबको एक एक वोट चाहिए। राजा ने इन सब की बात को सीरियसली नहीं लिया। फिर जनता ने कहा हम अपनी स्टेट जनरल बनाएंगे। फिर राजा के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोचा कि उन्हें स्टेट जनरल में ही ताला लगा दिया जाए। और फिर उसने स्टेट जनरल में ताला लगा दिया और फिर वहाँ पर जब जनता पहुँची तो उसे वहाँ लॉक मिला। फिर जनता पास के टेनिस कोर्ट में चली गई और वहीं पर सब लोगों ने शपथ ली। इसे ही टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना जाता है। अब फ्रांस कानून बनाने के लिए आगे बढ़ने लगा। क्लर्की और नोबिलिटी भी इससे जुड़ गए। फिर राजा को लगा ये कब हुआ। राजा को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी और फिर उसने नेशनल असेंबली को सीरियस लेना चालू कर दिया। तब लोगों ने मिलकर नेशनल असेंबली बनाई। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्की और सेकंड स्टेट यानी नोबिलिटी एक तरफ जो कि 2% थे, और थर्ड स्टेट यानी पीजेंट्स ये सब एक तरफ थे जो कि 98% थे। पीजेंट्स में सारे वर्कर, किसान, मजदूर सभी लोग आते थे। इन्हें ही प्रेजेंट टाइम लेफ्ट विंग और राइट विंग के नाम से जाना जाता है। अब नेशनल असेंबली की पावर बढ़ती ही चली जा रही थी। अब हर कोई नेशनल असेंबली की बात कर रहा था। 9 जुलाई 1789 को राष्ट्रीय संविधान सभा और 26 अगस्त 1789 को मनुष्य और नागरिक के घोषणा अधिकार को अडॉप्ट किया। यह फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी यह संविधान बनाने की पहली कोशिश थी। इसमें मात्र 17 आर्टिकल यानी कि सिर्फ 17 धाराएं थी। जब ये बात लुईस को पता चलती है तो लुईस ने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। तभी 5 अक्टूबर 1789 को क्रांति की एक और आग भड़की, क्योंकि ब्रेड का प्राइस अभी भी कम नहीं हुआ था और फिर 10,000 औरतें मार्केट में इकट्ठा होती हैं और वो फिर मार्च चालू कर देती हैं और वो पैदल ही वर्साइल की ओर जाने लगती हैं और फिर पैलेस ऑफ वर्साइल में पहुंचती है जहां राजा आराम फरमा रहे थे। और फिर उन्होंने इतनी सारी औरतों को देखा और वो मजबूर हो गए और उन्होंने साइन कर दिया। फिर 1791 में एक इलेक्शन बुलाई गई और फिर 1792 को मोनार्की पूरी तरह से ख़त्म हो गई और फ्रांस एक रिपब्लिक देश बन गया। और राजा रानी को बुलाया गया और उनके कुकर्मों के कारण पहले तो उन्हें जेल में डाला गया, फिर गुलेटिन से उनका सर अलग कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद वक्त ने एक बार फिर करवट ली। उसके बाद आखिर क्या रीज़न थे जो 1799 में मोनार्की फिर वापस आ गई।